कल हमने थोड़ा ब्रीफ देखा। क्या क्या देखा है? एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लानिंग, उसके बाद प्लानिंग इन सोवियत रशिया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसको लिखा नहीं है क्योंकि बाद में लिखना है। एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आज हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? इट इज द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू फुलफिल देयर गोल्स। ठीक है, अब डिप्रेशन कब शुरू हुआ था? 1929 में शुरू हुआ, 27 से हुई थी, लेकिन असल में 29 से 39। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट भी चल रही थी, लेकिन साथ साथ जो भी थिंक टैंक्स थे, जो इंडियन इकोनॉमिक थिंक टैंक्स थे या इंडियन पॉलिटिकल थिंक टैंक्स थे, वो ये सोच रहे थे कि इफ इंडिया गेट्स फ्रीडम इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे रहनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रहनी चाहिए। जितने भी बड़े थिंक टैंक्स थे, चाहे वो स्कॉलर्स रहे, फिलोसफर्स रहे, इकोनॉमिस्ट्स रहे, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नारोजी। आपने नाम सुना होगा। दादा भाई नारोजी, इनको कहते हैं दूसरा नाम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सुना होगा आपको। इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी बुक? बड़ी फेमस बुक है। ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया कैसा था और ब्रिटिशर्स के बाद इंडिया। और एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट थियरी दी है जिसको कहते हैं ड्रेन थियरी। क्या कहते हैं? कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से लूट के, एक्सप्लॉइट करके, यहाँ के रिसोर्सेज को लूट करके, यहाँ की रेवेन्यू को लूट करके इस इंडिया को खाली कर रहा है। 1901 में ये बुक लिखी थी इन्होंने। इसका मतलब एक कंसेप्ट था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 1901 में। जब हम पॉवर्टी पढ़ेंगे ना, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में सबसे पहले इन्होंने दी थी, पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बड़े थिंक टैंक्स थे, चाहे ये थे, बहुत सारे और थिंक टैंक्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सोचते थे या चाहते थे कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडिया की प्लानिंग जो है कैसी होनी चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए, या इंडिया को एग्रीकल्चर डेवलप करना चाहिए, या इंडिया को कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए, या इंडिया को रूरल डेवलपमेंट करनी चाहिए, या इंडिया को फार्मर्स को डेवलप करना चाहिए, या इंडिया की जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स, उनको हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। तो इस हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में हम ये देखेंगे कितने जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, इंजीनियर्स थे, उनका क्या था ओपिनियन, यानी कि उनकी सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग करनी थी, क्योंकि होल वर्ल्ड वाज इंस्पायर्ड बाय प्लानिंग ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि जिसकी वजह से उनको कोई असर, हालांकि इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग एक चीज कर सकता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हो, आपकी जो मिनिमम रिसोर्स हैं आप उनको कैसे यूटिलाइज करोगे ताकि आपकी जितने भी लोग हैं उन तक वो रिसोर्सेज पहुंच सकते हैं विदाउट एक्सप्लॉइटेशन। असल में प्लानिंग तो यही होती है ना, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं घर में, आप उन लिमिटेड रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करोगे ताकि एक महीने का खर्चा निकल जाए।
आपकी जो इनकम है मे बी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उस बेयर मिनिमम इनकम में आप कैसे अपने जितने भी खर्चात हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको कैसे मैनेज करते हो, वही प्लानिंग है ना। सिमिलरली जैसे नेशन में आप करते हो, पूरे मुल्क की बात करते हो कि आपके पास कितने कम रिसोर्सेस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल कम रिसोर्स होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स कम होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज कम होंगे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे। इन रिसोर्सेज को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, और यूटिलाइज करने के बाद आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्विटेबली। इक्विटेबली मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। यही तो प्लानिंग है ना। अब हर एक बंदे की अपनी अपनी प्लानिंग सजेशन है। जैसे किसी बंदे ने, कोई फिलोसफर था, उसने ये सजेशन दी कि हमें इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोई बंदा ये था, उसने बोला कि नहीं, हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं करनी चाहिए, हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कोई एक ऐसा बंदा था, उसने बोला कि नहीं, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट करना चाहिए। कोई एक ऐसा बंदा था, उसने बोला कि नहीं, हमें कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, हम वी शुड गो फॉर द सोशलिस्ट बेस्ड काइंड ऑफ वेलफेयर, सोशलिस्ट बेस्ड काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और जितनी भी चीजें वो नेशनलाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। कोई एक ऐसा बंदा था जिसने बोला कि नहीं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। कोई बंदा ऐसा था जिसने बोला कि नहीं, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो हर एक की अपनी अपनी जो व्यू है विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए ऑफ इंडिया, चाहे वो आज या कल जब आजाद हो जाएंगे, तो प्लानिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, उसी के बेस पे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे हमने प्लानिंग को देखा, किस किस के मॉडल, जितने भी मॉडल्स थे, किसने अपना मॉडल, जैसे एक फेमस मॉडल था जिसको कहते हैं महल नोबिस मॉडल, पीसी महल नोबिस। एक बंदा था स्टेटिस्टिशियन, उसने एक मॉडल दिया कि इंडिया शुड गो फॉर हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, जो कि हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव बना था। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महल नोबिस स्ट्रेटजी। वो एक बंदा था स्टैटिस्टिशियन। ऐसे ही बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने अपनी अपनी सजेशंस दी। वही चीजें हम देखेंगे कि इसका मॉडल क्या था, और इंडिया ने उस मॉडल को कैसे अडॉप्ट किया इन द फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक या प्लानिंग मॉडल्स। हम क्या देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन प्लानिंग मॉडल्स। एक बंदा था जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? एम विश्वेश्वरैया। पूरा नाम था मोक्षा गुंडम। मोक्षा गुंडम। ही वॉज ए रिनाउंड इंजीनियर। क्या था? इंजीनियर। और रहता था मैसूर। कहा? मैसूर। मैसूर कहां पे है? कर्नाटक में। इसको कहते भी हैं, इस बंदे को, फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, क्योंकि इसने मैसूर को डेवलप बहुत किया। प्रोफेशन से क्या था? इंजीनियर। एम विश्वेश्वरैया, ही वॉज एन इंजीनियर। इसके फादर दीवान थे मैसूर के। दीवान कौन होते थे? एक्चुअली दीवान वो बंदा होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था एक स्टेट का, रेवेन्यू कलेक्टर। जैसे आज रेवेन्यू कमिश्नर होता है ना इस डिस्ट्रिक्ट में, या स्टेट रेवेन्यू कमिश्नर होता है, जो क्या कहते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस से जो आ जाता है। उस वक्त दीवान होते थे, एक स्टेट का दीवान होता था जो फाइनेंशियल इश्यूज है, रेवेन्यू इश्यूज को मैनेज करता था। इनके फादर भी दीवान थे, खुद भी दीवान बने वाले, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, कर्नाटक जो स्टेट है आज की। ये इंजीनियर थे और साथ साथ इकोनॉमी भी जानते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1934 और उस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हर एक चीज ध्यान से याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ही रोट ए बुक प्लान्ड ऑफ इकोनॉमी ऑफ, कब? 1934। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ, इसमें ये बोलता है कि दैट स्टेट शुड इंटरवीन इन डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, और लार्ज स्केल डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्मॉल स्केल, इट शुड बी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट शुड बी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसने बोला? एम विश्वेस। एंड ही गेव द फर्स्ट साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। क्या दिया इसने? बोला कि अगर इंडिया को प्लानिंग करनी है, दैट इट शुड बी वेरी मच साइंटिफिक, इट शुड नॉट बी अ रैंडम प्लानिंग।
जैसे पहले व्लादिमीर लेनिन ने स्टेट प्लानिंग कमेटी बनाई थी, जब 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिस्ट के खिलाफ उन्हें सोशलिज्म आइडियोलॉजी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाया था, तो एक स्टेट प्लानिंग कमेटी एसपीसी बनाया था, जिसको बाद में किसने डिसॉल्व किया? जोसेफ स्टालिन ने। और जोसेफ स्टालिन ने परफेक्टली क्या लाया? 5 ईयर प्लान्स लाए ना, वो इंट्रोड्यूस द 5 ईयर प्लान्स, जोसेफ स्टालिन। व्लादिमीर लेनिन ने एक स्टेट प्लानिंग कमेटी बनाई थी, जो रैंडमली देखते थे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या करना चाहिए। दैट वाज नॉट परफेक्ट, दैट वाज नॉट साइंटिफिक, बट इट वाज एक्चुअली जोसेफ स्टालिन जिसने वो एक थोड़ा कोऑर्डिनेटेड बेस पे, एक शेड्यूल्ड बेस पे, वो प्रिसाइज स्ट्रेटजी के साथ वो प्लान लाया था। वैसे ही इंडिया में फर्स्ट साइंटिफिक कंसेप्ट जो प्लानिंग का दिया, वो किसने दिया? एम विश्वेश्वर। ही गेव द फर्स्ट साइंटिफिक कंसेप्ट। किसमें दिया? अपनी बुक में, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ। इसमें वो डिटेल में लिखते हैं कि कैसे इंडिया शुड गो फॉर द प्लानिंग, इंडिया शुड गो फॉर द प्लान्स। अगर आप इनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट करनी है, पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, तो सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे प्लानिंग होनी चाहिए। अब साइंटिफिक बेसिस क्या होता है? साइंटिफिक बेस मींस यू हैव द एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, यू हैव द एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स आपके पास कितने मैन पावर हैं, यू हैव द एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, यू हैव द एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स कि आपके पास क्या चीजें नहीं है जो आपको इंपोर्ट करनी है, क्या चीजें बल्क में है जो आपको एक्सपोर्ट करनी है, किस सेक्टर में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना है, कैसे आप गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन कम कर सकते हो। ये साइंटिफिक बेसिस है ना। जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेशन होगी तभी तो प्लानिंग होगी, और जब साइंटिफिक प्लानिंग होगी तभी तो आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। So he gave the first scientific concept of planning India in his book Planned Economy of, or his objective was that there should be state intervention. State intervention means the government's intervention in heavy industrialization and collective development. There should be state intervention. State intervention जानते हैं? Government's intervention in heavy industrialization and collective development. Collective development हर एक चीज को आपको डेवलप करना है, आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत। एंड इंडिया शुड डबल इट्स इनकम इन नेक्स्ट 10 years. जो इंडिया की इनकम है दैट शुड गेट डबल इन नेक्स्ट 10 सालों। किसने बोला? एम विश्वेश्वरैया। हिज कंप्लीट नेम वाज मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। ही वाज अ ग्रेट इंजीनियर ऑफ इंडिया। क्या था? इतना ग्रेट था, इतना रिनोड था। आपने डैम्स देखे हैं? डैम्स में गेट्स आते हैं, गेट्स, ऑटोमेटिक वियर गेट्स जिनको कहते हैं, ऑटोमेटिक। इंडिया में पहले ऑटोमेटिक वियर गेट्स, ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस दैट ऑटोमेटिक वियर गेट, जो खुद ही बंद होते हैं, खुद ही, अदरवाइज मैन्युअली बंद करना पड़ता था। ही गेव द ऑटोमेटिक वियर गेट्स। एंड उसका जो ऑटोमेटिक वियर गेट का कंसेप्ट पहले इंट्रोड्यूस हुआ, एक डैम है कर्नाटक में कावेरी रिवर के ऊपर, जिसको कहते हैं कृष्ण सागर डैम। क्या कहते हैं? कृष्ण सागर। आप पढ़ोगे जियोग्राफी में, कृष्णा सागर dam. This dam was built by M. Visvesvarya, and first concept of that automatic where door gates, इनको फ्लड गेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अगर आप कहीं डैम पे गए होंगे ना, जैसे किशनगंगा डैम है, या अगर आप उड़ी गए होंगे, तो ऑटोमेटिक गेट्स आप देखोगे। दैट कंसेप्ट, दैट दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? एम विश्वेश्वरैया। इतना प्रोलिफिक इंजीनियर था कि his birth date 15th September is celebrated as National Engineers Day। जो हम नेशनल लेवल पे इंजीनियर्स डे मनाते हैं ना 15 सितंबर को, दैट 15 सितंबर इज बर्थ डेट। किसका? इतना ज्यादा रिनोड, और इतना रिनोड इन 1955 he was awarded with India's highest civilian award, which is भारत रत्न। बात समझ आ रही है? एंड दिस सजेशन ऑफ प्लान इज कॉल्ड एज विश्वेश्वरैया मॉडल और विश्वेश्वरैया प्लान। तो पहला मॉडल जो है वो कौन सा है? विश्वेश्वरैया मॉडल, विश्वेश्वरैया प्लान। कब आया था? 19। ये वो टाइम पीरियड है जब इकोनॉमिक डिप्रेशन क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। आप समझ रहे हैं? एंड ही गेव द सजेशन ऑफ, and first time the scientific concept of the planning in India in his book Planned Economy of India in 1934. He was a prolific engineer. He introduced the automatic weir floodgates in irrigation या dams, and he established a dam in Karnataka on the Kaveri river, which is known as Krishna Sagar dam, one of the largest dams in the southern India. इनकी इतनी प्रोलिफिसिटी है कि उसके बेसिस पे इनके बर्थ डेट को क्या
सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल। 1955 ही वाज awarded with India's highest civilian award, Bharat. This was the first plan suggestion of India. ठीक है, अब समझ रहे मेरी बात। अब इसमें से कितना बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी में या प्लानिंग पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया, वो हम बाद में देखते हैं। एंड दीज प्लान्स, दीज सजेशंस इन्फ्लुएंस द इंडियाज 5 ईयर प्लान। ये जो सजेशंस दे रहे हैं ना, ही वाज अ पर्सन, ही वाज एन इंजीनियर, वही मैं कह रहा था। सेकंड वन, 1938 आपको पता है कांग्रेस पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई? व्हेन वाज कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश्ड? कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी वाज 18 एस्टेब्लिश्ड इन 1885। किसने एस्टेब्लिश करने में मदद की? Who was? Hume, सुना होगा नाम। And who was the first president of Congress party? It was the Womesh Chandra Banerjee, W.C. Banerjee, first president of Congress party. First president of Womesh Chandra Banerjee. तो कांग्रेस एज अ पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी। इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, इट्स द फर्स्ट ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस की कमिटीज रहती थी और एक टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट रहता था। 98 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस, 1937 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लानिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की। क्या की? प्लानिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की। कब? 1938 में प्लानिंग कमेटी। इस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू। कौन था चेयरमैन? Jawaharlal Nehru. The planning committee was constituted and its president, its chairman was JL. And at that time, the president of Congress was Subhash Chandra Bose. Now, what was the motive of this committee? The motive of this committee to make a strategy for planning in India. एक strategy बनाते हैं that how the Indian planning should go. Because मैंने पहले भी बोला है, Indian planning was influenced only by the USSR. India was an wholly and solely its planning was influenced by, otherwise शायद इंडिया प्लानिंग नहीं करता, रैंडमली चलते। लेकिन चूंकि वो देखा था कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में यूएसएसआर ने कैसे अपने आप को ओवरकम किया, कैसे उसकी अपनी बेहतर प्लानिंग की वजह से उन्होंने डेवलप किया, ग्रो किया, विदाउट इवन डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेशनल ट्रेड, विदाउट इवन डिपेंडिंग अपॉन द बैंकिंग सिस्टम, विदाउट इवन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट द स्टॉक मार्केट्स। बात समझ आ रही है? इसलिए उस वक्त चूंकि गवर्नमेंट कौन थी इंडिया की तरफ से, उस वक्त गवर्नमेंट में कौन था? कांग्रेस था, क्योंकि प्रोविंसेस में कांग्रेस ही था ना गवर्नमेंट। सो इट वाज द लेजिटिमेट अथॉरिटी एट दैट टाइम। तो इन्होंने सोचा कि हम भी एक प्लानिंग सजेशंस या प्लानिंग मॉडल बनाते हैं, ताकि जब हम कल को आजाद हो जाएंगे तो हमारी जो प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी, वो कैसी होनी चाहिए। इसीलिए इस प्लानिंग को कहते हैं या तो स्टेट प्लानिंग कमेटी कहते हैं, या तो इसका दूसरा नाम कहते हैं कांग्रेस प्लान। क्या कहते हैं? कांग्रेस प्लान। कब आया था? 1938। कांग्रेस प्लान इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट वाज introduced by, it was made by, it was orchestrated by the Congress State Planning Committee, because उस वक्त they were in the government, प्रोविंसेस में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इस प्लानिंग का चेयरमैन कौन था? जेएल। आपको बात बता दूं, जेएल वाज सोशलिस्ट इन हिज आइडियोलॉजी। क्या था? तो इस प्लानिंग स्ट्रेटजी में थोड़ी सी सोशलिज्म आपको दिखेगी। अब सोशलिज्म क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म? सोशल वेलफेयर। इनने बोला कि हमने डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, बाकी चीजें भी करनी है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर। The objective of plan should be the social. Ultimately, it should be the social welfare. आप heavy industrialization करो, लेकिन जहन में रखो कि social welfare। And this plan, this committee submitted its plan in 1949. कब सबमिट किया? 1949। 38 में बनी थी, करीबन 11 साल के, यानी कि 11 साल के बाद इन्होंने अपना प्लान सबमिट किया। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, 1950s में क्या बना? प्लानिंग कमीशन। इन मार्च 1950 में क्या बना? दैट वाज ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। जो इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बेस पे फिर 1950 में क्या बना? प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन ही फिर 5 ईयर प्लान्स दी। कमिटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1938 में। इट वाज chairman was Jawaharlal Nehru. At that time the president was Subhash Chandra. This committee is also called as, this plan is also called as state plan committee or Congress plan.
and this was introduced in 1938. It gave submitted its recommendation in 1949, and that then on the base of that recommendations, planning commission was constituted in 19 purely as an advisory body, not constitutional body, not statutory body. मैं बताऊंगा आगे कि ये bodies क्या होती है, constitutional body क्या होती है, statutory body क्या होती है, but it was purely an advisory body. Advisory मतलब it advised to the government of India कि आपको ये प्लान करने हैं, फिर government of India वो प्लान करता। ठीक है, कितने हुए? 2। अब तीसरा, इंडिया में एक वाले हिस्से में ये कौन सा एरिया है? वेस्ट बंगाल है, लेकिन मैंने तो हाँ वेस्टर्न साइड कौन सी स्टेट है? इट इज गुजरात, दिस इज महाराष्ट्र। ये वाला स्टेट जो था ये प्रोविंस हुआ करते थे, इसको कहते थे बॉम्बे प्रोविंस। क्या कहते थे? और इस बॉम्बे के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, जैसे JRD टाटा, जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर हैं, GD बिरला, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर, परशोत्तम दास, ठाकुर दास, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये भी। उसके बाद कस्तूरीबाई लालबाई, कस्तूरीबाई ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके बाद श्रॉप्स, मुंबई के उस वक्त के बड़े अमीर रिचेस्ट पर्संस में से एक, ये सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे। क्या थे? टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इन्होंने भी प्लान सजेशन दिया। क्या दिया? प्लान सजेशन। सबसे पहला, क्योंकि ये सभी मुंबई के रहने वाले थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो इस प्लान को नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। क्या नाम दिया गया? एंड दिस प्लान केम इनटू 1944। पहला प्लान 1934 में, दूसरा प्लान 1938 में और तीसरा प्लान 19। And what they suggested? They suggested कि there should be government intervention in development of industries. There should be government intervention in development of urban areas and rural areas. Government intervention. And government का focus होना चाहिए industrialization. क्योंकि industrialists थे obviously, इनका objective भी रहा होगा। एक और चीज, government should also intervene in protecting the indigenous industries. क्या था पहला वाला इनका? क्या था कि government intervention in development of industries. Development of what? Industries. दूसरा, government should protect the indigenous industries. Protect the what were the indigenous industries? One was handicrafts and textiles. Textile industry and handicrafts. तीसरा, India's per capita income should get doubled in next 15 years. क्या होना चाहिए? Per capita income. What is per capita income? The average income of Indian should get doubled in next 15 years. It was the objective of this plan. सबसे पहले आपको क्या करना है? There should be the development of industries. The government should lead the development of industries. Second one, they should protect the indigenous industries, which were exploited by whom? Britishers. Indigenous industry, handicrafts, textiles, cotton industries, ठीक है, local level पे industries जो है वो protect करनी चाहिए। और तीसरा, that the objective and the suggestion of this plan was that India should get doubled its per capita income next 15 years. When did this plan came? In 1944. Who brought this plan? The top industrialists of Bombay. These were the top industrialists of Bombay at that. So this was the third model of plans. ठीक है, इसके बाद चौथा प्लान, गांधीयन प्लान। किसने दिया होगा? नहीं, गांधी ने दिया नहीं। दिस प्लान वाज गिवन बाय SN अग्रवाल। SN अग्रवाल। गांधीयन प्लान क्यों नाम रखा? What was the Gandhi's thought process with regard to development? कभी सुना है गांधी क्या चाहता है इंडिया में क्या डेवलप हो जाए? किन चीजों को? Gandhi's objective and motto was always that there should be more development of rural centric. क्या होनी चाहिए? रूरल सेंट्रिक डेवलपमेंट। कि इंडिया के अगर गांव डेवलप हो जाएंगे ना तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी मुल्क के गांव यानी कि रूरल एरियाज डेवलप हो ना, क्योंकि इंडिया की
ऑलमोस्ट 60-70% पॉपुलेशन रहती कहाँ पे? टेरिटोरियल एरिया सबसे ज्यादा क्या है? रूरल एरिया। अर्बन एरिया तो बहुत कम है, टेरिटरी बेस पे भी और पॉपुलेशन बेस पे। अगर आप रूरल एरिया को डेवलप करोगे तो ऑब्वियसली आप डेवलप हो जाओगे। अब रूरल एरिया को कैसे डेवलप करोगे? रूरल एरिया में सबसे ज्यादा क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर। तो देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। रूरल एरिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज। जैसे हमारे यहाँ पे क्या क्या इंडस्ट्रीज है रूरल एरिया में? पहले भी बोला है, कारपेट है ना। अच्छा, वूल है, वूलन इंडस्ट्रीज है ना। अगर हम यहाँ की बात करें, इंडिया के गांव में क्या है? सिल्क है, सिल्क इंडस्ट्रीज। इंडिया शुड फोकस, द गवर्नमेंट शुड फोकस टू डेवलप दीज इंडस्ट्रीज, these rural based industries. There should be development of rural areas. Apart from that, there should be development of panchayats. अगर पंचायत डेवलप हो जाएंगे तो लोग, गांव ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। गांव डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया ग्रो करेगा। दिस सजेशन वाज गिवन बाय S.N. Agarwal because this suggestion was based on the development of rural centric. That is why it is also called as Gandhian, because Gandhi always promoted the development and always influenced the development of rural areas. जितना भी उसका है गांधीइज्म जिसको हम कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव है कि जब तक न इंडिया के गांव डेवलप होंगे तब तक इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। When this plan came, this plan also came in 1940। कब आया? 1944। इसके बाद कुछ और बंदे आए। अब एक और बंदा आया जिसका नाम था एम एन रॉय। क्या नाम था? नाम सुना है? एम एन रॉय वॉज ए कम्युनिस्ट। क्या था? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, एंड ही वॉज द वन हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आपने सुना होगा 1930s में। एम एन रॉय, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना पॉलिटी में, द कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, दिस वाज प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय फर्स्ट टाइम इन 1931। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था जे.एल. नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने के लिए 1930s में। बट द फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट वाज गिवन बाय एम एन रॉय। तो वो एक कम्युनिस्ट था। क्या था? कम्युनिस्ट। वो चाहता था कि इंडिया में डेवलपमेंट हो जाए, बट डेवलपमेंट के साथ साथ जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लैंड है, रिसोर्सेज है, दैट शुड गेट नेशनलाइज। कम्युनिस्ट क्या चाहेगा? इट्स एक्सट्रीम, इट इज द एक्सट्रीम एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? सोशलिज्म। व्हाट इज सोशलिज्म? जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, लेकिन थोड़ी सी स्पेस आप किनको देते हैं? प्राइवेट सेक्टर। बट इन कम्युनिज्म देयर इज होली एंड सोली एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द government. That is why his ideology maybe is the same. He thought of large scale industrialization, but apart from that, along with that, there should be the nationalization of land, there should be the nationalization of resources, there should not be the concentration of land to a particular person. एक बंदा पूरे लैंड को अपने पास रखेगा। देयर शुड नॉट बी द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि एक बंदों के पास, बिजनेसमैन के पास चीजें रहे, जैसे आज ना प्राइवेटाइजेशन ऑफ द थिंग्स, कि हर एक चीज, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड चीजें भी एक बंदे के, जैसे टेलीकम्युनिकेशन भी एक बंदा प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं ना। तो उसका मानना था कि जब तक ना नेशनलाइज हो जाए तब तक इंडिया डेवलप, क्योंकि जब हर एक चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाएगी, इट द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज किसको कितनी करनी है, गरीबों को कितना देना है। अदरवाइज अगर ये प्राइवेट बिजनेस के पास चला गया या प्राइवेट लोगों के पास चला गया, उससे क्या होगा? और हमारी जो पुअर पीपल हैं, दे विल गेट मोर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है। सो नेक्स्ट वन, इन 19 प्लान इन 1945। कब आया था ये प्लान? प्लान वाज गिवन बाय एम एन रॉय। इसको स्टेट प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट प्लान। दिस वाज गिवन बाय एम एन रॉय। ही वाज अ वेरी रेडिकल कम्युनिस्ट। Radical in the sense, radical does not mean that extreme kind of ideology. तो एक कम्युनिस्ट थे who gave the concept of constitutional assembly in India। लेकिन यहाँ पे इन प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था कि आप डेवलपमेंट करें, there should be the large scale development, but apart from that there should be the nationalization of resources। क्या होना चाहिए? What is the nationalization? What does nationalization means? Nationalization means control by the government, everything under the control of government। nationalization कहते हैं ना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, सुना होगा नाम। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, पहले प्राइवेट थे, देन गवर्नमेंट अडॉप्टेड देम। आप समझ रहे हैं? एक और टर्म है इसके साथ। आजकल क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स जानते हैं, कोई भी चीज, कंपनी,
रेलवेज, एयरलाइंस, कभी बेचता है गवर्नमेंट। क्या करता है? बेचता है। बेचना, सेल, सेल करना एसेट का। एसेट जानते हैं ना आप? व्हाट इज एसेट? एनीथिंग दैट गिव्स यू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दे, उसको एसेट कहते हैं। लायबिलिटी वो जो आपको नुकसान देती है। तो गवर्नमेंट के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एयरलाइंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, वो इनके लिए एसेट है। अगर गवर्नमेंट भेजेगा उसको सेल ऑफ एसेट कहते हैं, लेकिन टेक्निकली उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। इट मीन्स द सेलिंग ऑफ एसेट बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ थोड़ा सा परसेंटेज बेचेगा, यानी कि ये कंपनी है गवर्नमेंट की, तो इसमें से 40% गवर्नमेंट क्या करता है? बेच देता है, लेकिन 60% तो अपने पास रखता है। इसका मतलब है कंट्रोल जो पूरे कंपनी का वो गवर्नमेंट ने भेजा। अगर वो कंट्रोल भी भेजेगा उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? यानी कि फ्रॉम गेटिंग द कंट्रोल ऑफ दिस होल कंपनी टू लूजिंग इट्स कंट्रोल। यानी कि आप गवर्नमेंट 40% नहीं बेचता है, कितना बेचता है? 60। कितना बेचता है? इसका मतलब है 40% गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास। वाईसी डिसइन्वेस्टमेंट, वाईसी सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब गवर्नमेंट हर एक का कंट्रोल अपने पास रखेगा, प्राइवेट कंपनी को खरीदेगा, तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। क्या कहेंगे? हम कहेंगे फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट ओन्स और परचेजेस द रिलायंस इंडस्ट्री, हम कहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन हुई। क्या हुई है? फॉर एग्जांपल, बैंक्स हैं, आईसीआईसी बैंक इज अ प्राइवेट बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसी। ये बैंक है ना, प्राइवेट बैंक है। इफ टुडे या टुमारो गवर्नमेंट एक्चुअली ओन्स दिस, हम क्या कहेंगे? आईसीआईसी की नेशनलाइजेशन। ठीक है। वैसे ये चाहता था, कौन चाहता था? एम एन रॉय, देयर शुड बी लार्ज स्केल डेवलपमेंट, बट अलोंग साइड विद दैट द गवर्नमेंट शुड ओन द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें क्या क्या आता है? लैंड आती है, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। इन्हीं के कहने पे, इन्हीं के इन्फ्लुएंस से गवर्नमेंट ने फिर लैंड रिफॉर्म्स लाए। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स आए ना फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तब तक क्या होता था? लैंड लॉर्ड्स होते थे। एक लैंड लॉर्ड के पास 1200 कनाल की जमीन होती थी, और लोग उसकी जमीन में काश्तकारी करते थे, जिसको टेनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनेंट्स कहते हैं ना, यानी कि जो काश्तकारी करते हैं, फिर थोड़ा उसमें मुआवजा लेते हैं, बाकी फायदा किसको मिलता था? लैंडलॉर्ड को। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, एक बंदा इतनी सारी जमीन अपने पास नहीं रख सकता है। उसको कहते हैं क्या? सीलिंग एक्ट। क्या कहते हैं? सीलिंग एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, कि एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल 200 से ज्यादा कनाल जमीन नहीं हो सकती। अगर उसके पास ज्यादा है तो वो जमीन, बाकी की जमीन कौन कन्फिस्केट करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सीलिंग एक्ट लाया, लैंड रिफॉर्म्स लाए, तब जाके लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं था, गवर्नमेंट ने उनको लैंड थोड़ी सी, जैसे जेएंडके में लैंड रिफॉर्म्स लाए ना, जेएंडके में भी लैंड रिफॉर्म्स आए। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास जमीनें नहीं थी। जब लैंड रिफॉर्म्स आए तो सबके पास एटलीस्ट एक एक दो दो कनाल जमीन, उसको कहते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? पहले लैंड रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके पीछे किसका कंसेप्ट था? सबसे पहले एम एन रॉय। ही प्रपोज्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। जब तक ना नेशनलाइजेशन हो जाएगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग जिस्ट की कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, कैसे हमने प्लानिंग को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट किया। ठीक है, यहां तक ठीक है? चलो हम लिखते हैं, बाकी फिर कल देखते हैं। लिखिए आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, वट एवर वी आर स्टडीइंग, उनकी एक लिंक है। हमने जैसे पढ़ा है ना, वो लिंक क्रिएट कर रहा है। जैसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद नेशनल इनकम पढ़ी, अब हम प्लानिंग एंड रिसोर्स में आपको पहले मनी भी पढ़ा सकता था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अदरवाइज आपको पहला मनी भी समझ आना चाहिए कि मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। पहले तो बार्टर सिस्टम था, पहले गुड्स एक्सचेंज होते थे विद रिस्पेक्ट अदर गुड्स, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर मुझे साथ में आरबीआई भी पढ़ाना था, लेकिन अभी आप आरबीआई, जब तक ना आपको ये समझ आ जाए कि हम प्लानिंग कैसे, हम आजाद हुए, फिर हमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, फिर साथ साथ में हम मनी और प्लानिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंटीग्रेटेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आप लिखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लान्स और प्लानिंग इन इंडिया। अब नीचे लिखिए, एंड ऑलवेज राइट, जो भी आप लिख रहे हो, इट शुड बी इन अ पैटर्न ऑफ आंसर, नॉट इन द लेंथ ही दिस कंप्रहेंशन पैसेज में। इट शुड बी इन द पैटर्न ऑफ, जैसे मैंने कल लिखाया था, फीचर्स, इट शुड बी इन द पैटर्न ऑफ आंसर। लिखिए, देयर वर वेरियस प्लानिंग मॉडल्स, देयर वर वेरियस प्लानिंग मॉडल्स given by various eminent given by various eminent
personalities of India, personalities of India, given by various eminent personalities of India from time to time, from time to time, which influenced, which influenced economic planning in India, which influenced economic planning in India. Now write down the first one. First one is Visvesvarya plan. Visvesvarya plan. ब्रैकेट में लिखना 1934. विश्वेश्वरैया प्लान ब्रैकेट में लिखना 1934. इनका पूरा नाम क्या था? मोक्षा गुंदम. और बाद में लिख सकते, लिखिए. He wrote a book. He wrote a book, Planned Economy of India in 1934. He wrote a book, Planned Economy of India in 1934, and gave the first proposal of scientific planning of India, scientific economic planning in India. Gave the first proposal of scientific economic planning in India. Full stop. He advocated, अब पॉइंट्स में लिखना, बुलेट पॉइंट्स में. He advocated, एक और चीज इसमें, he advocated, इसी के साथ, industrialization on capitalist lines. On capitalist lines. What does capitalist line means? कि that industrialization prime motive should be the profit. Capitalist line वही होता है ना, that the motive of this industrialization should be profit. Bracket, full stop. उसके बाद second one लिखिए. He wanted India to double its income in next 10 years. He wanted India to double its income in next 10. Engineering is a technical education. Do you know? It's a technical. He advocated. Full stop करके he advocated. आगे लिखिए. Second one, next. Double its income in next 10 years. आगे लिखिए. He advocated to adopt technical education, comma, heavy industrialization and efficient administrative machinery. Unless and until there is not an efficient administration, the planning cannot be implemented completely. Efficient administrative machinery. Because ultimately it is the administration which have to implement the planning. है ना? Full stop. अब नीचे लिखिए note. Note मतलब that means it is a special information or additional information. His contribution with respect to development of dams and as a renowned engineer, he introduced the concept of automatic weir, WIER, automatic weir floodgate system in dams, automatic weir floodgate systems in dams, and development of Krishna Sagar Dam in Karnataka. Full stop. Krishna Sagar Dam in Karnataka. Bracket में लिखना on Kaveri River. That is on Kaveri River Dam.
नॉट कृष्णा। कृष्णा भी रिवर है, साउदर्न रिवर, कावेरी भी है, गोदावरी भी है। इस डैम का नाम है कृष्ण सागर। हिज बर्थ डेट, हिज बर्थ डेट 15th September, 15th September is celebrated as National Engineers Day, is celebrated as National Engineers Day, National Engineers Day, full stop. In 1955, in 1955, he was awarded with highest civilian award Bharat Ratna. He was awarded with highest civilian award Bharat Ratna. ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपने नोट के बाद लिखी, put it in a box, because it is not related to the question, it is not related to the plan, it is the extra information with respect to the personality or extra information with respect to the concept. So it should not be linked with the answer, it's for your extra information. इनको बॉक्स में रखिए ताकि आपको कल को ये लगे कि नहीं, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. Now come to the second plan, that is Congress plan. Congress plan, इसके ब्रैकेट में लिखना, it was also called as National Planning Committee. National Planning Committee. Similarly, what was made by the Vladimir Lenin in 1918? Planning Committee, NPC. NPC, National Planning Committee. It was set up by Congress. It was set up by Congress, and its chairman was Jawaharlal Nehru. It was set up by Congress, and it is ठीक है, आगे लिखिए. The objective of the plan, next point, the objective of the plan was to recommend national reconstruction policies. The objective of the plan was to recommend national reconstruction policies. The objective of the plan was to recommend national reconstruction policies. Full stop. To इसके साथ to outline a long-term plan for development. To outline a long-term plan for development. नीचे लिखिए. This plan recommended the control of key industries. Recommended the control of key industries by the state. Here the state means government. State means state always in the definitions means government. It is not the state like J&K state or this. State means government. It recommended the ownership of control of key industries by the state. Industries by the state. Full stop. आगे करके लिखिए. अगला point, what it also recommended the reduction of income inequalities. Reduction of income inequalities. Reduction of income inequalities. Full stop. आगे लिखिए. Emphasis on national minimum living standards. National minimum living standards. Minimum living standards. National minimum living standards. National minimum living standards. And this सुने इधर, in late 80s, in 1980, this minimum needs program was adopted by the 5-year plan by the Indira Gandhi. This minimum needs program at that time was devised by B.P. Dar. That was a Kashmiri Pandit, ambassador. He was a ambassador, economist. He planned this minimum needs. जिसकी बात कौन कर रहा है? इस वक्त जो कर रहे हैं कांग्रेस प्लान में, this later on turned into effect
in late 80s, 1980, by the Indira Gandhi. At that time, minimum needs program. There are 20 programs, minimum needs. And what is minimum need for a person? Minimum need of a basic needs of a person. इसमें drinking water, electricity, etc. etc. अब देखो कितना influence हो रहा है this plan, how they influence the planning in India. आगे लिखिए. It also proposed the welfare of labor. It also proposed the welfare of labor. Welfare of labor. Full stop. नीचे लिखिए note. This committee submitted its recommendation in 1949. Submitted its report. This committee submitted its report in 1949. Its report in 1949, which later helped to form Planning Commission in 1950. Which later helped to form Planning Commission in 1950. Okay, 1950.